नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू एंड माय नेम इज़ प्रशांत धवन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। देखिए, रीसेंट रैंसमवेयर अटैक के बाद बिटकॉइन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। सो रेस्ट अश्योर्ड, इस वीडियो में मैं सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। हैव नो फियर अंटिल आई एम हियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंत तक आप इन सब का जवाब दे पाएंगे। बिटकॉइन क्या है और उसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन प्राइसेस रिसेंटली 60% तक क्यों उठ गए थे, और रिसेंटली बिटकॉइन इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था, और फाइनली फेमस प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स ने बिटकॉइन के बारे में क्या कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम एक एक करके सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कभी भी बिटकॉइन के बारे में पूछा जाता है तो आप ये लाइन तो ज़रूर लिख सकते हैं, बिटकॉइन इज़ ए क्रिप्टो करेंसी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये बहुत बार पढ़ा है, काफ़ी जगह पे पढ़ा है, सब क्लियर करूँगा यहाँ पे। बिटकॉइन आपको सहूलियत देता है कि आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं बहुत आसानी से, ऑलमोस्ट जैसे आप एक ईमेल भेज रहे हो या टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो किसी को। पैसे भेजने के लिए फ़ोन से ऑफ कोर्स एक वॉलेट ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। आप सीधा जो भी अमाउंट आपको भेजना है वो वॉलेट ऐप में टाइप करिए और रिसिपिएंट जिसको भेजने हैं पैसे, उसका अकाउंट नंबर टाइप करिए और उसे पैसे भेजे जाएंगे। ऑफ कोर्स बिटकॉइन भेजे जाएंगे, बाद में उसको बिटकॉइन को वो कन्वर्ट कर सकता है अपनी करेंसी में। अब ये सब होता कैसे है, इधर ये दो लोग हैं, रामू और शामू। रामू अगर शामू को 5 बिटकॉइन देता है तो उसका बैलेंस 5 बिटकॉइन कम हो जाएगा और शामू का 5 बिटकॉइन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जैसे ही कंप्लीट होगी एक पब्लिक लेजर में शो होने लग जाएगी। ये लेजर बिटकॉइन नेटवर्क मेंटेन करता है। अभी इस पर और डिस्कशन करेंगे कि बिटकॉइन नेटवर्क क्या होता है, वो माइनिंग में आएगा अभी। जैसे ही रामू 5 बिटकॉइन टाइप करता है अपने फ़ोन में, शामू का अकाउंट नंबर डालता है और सेंड का बटन दबाता है, तो बिटकॉइन नेटवर्क के पास एक मैसेज जाता है रामू की तरफ से, और उस मैसेज में लिखा होता है कि शामू को सो एंड सो बिटकॉइंस मैं भेज रहा हूँ। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर कोई चालाक चोर रामू जैसा मैसेज बिटकॉइन नेटवर्क को भेज दे तो रामू के पैसे चुरा नहीं लेगा। यहाँ पर आंसर है नहीं, क्योंकि जब रामू मैसेज भेजता है तो उसके मैसेज पर एक यूनिक सा सिग्नेचर होता है, समझ लो जैसे चेक पर होता है, मगर ये साइन पेन से नहीं होता। रामू के मैसेज पर जो साइन होता है उसको एनक्रिप्ट करके बिटकॉइन नेटवर्क में भेजा जाता है ताकि कोई उसे कॉपी ना कर ले और रामू के पैसे चोरी ना हो। अब यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का मतलब समझाता हूँ, तो ये जो कहानी है उसको आप रिलेट कर पाओगे। क्रिप्टोग्राफी का सिंपल सरल शब्दों में मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। तो क्रिप्टोग्राफी में ही एनक्रिप्शन आती है। मतलब कि अगर मान लो एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं लिखना चाहता हूँ हेलो व्यूअर्स, मैं अगर व्यूअर्स को हेलो करना चाहता हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मैं उसको क्रिप्टोग्राफी से कैसे ही उसको एनक्रिप्ट कर दूँ, उसको हेलो को बना दूँ 5A7 हैशटैग कुछ भी कर दूँ लंबा चौड़ा उसका, जैसे ये है ना, इस टाइप का एक कोड सा बना दूँ यहाँ पर, ठीक है, उसको एनक्रिप्ट कर दूँ। तो बिटकॉइन में भी यही होता है। जब रामू मैसेज भेजता है बिटकॉइन नेटवर्क को कि मुझे एक ट्रांजैक्शन करनी है, तो देखो, तो बिटकॉइन अकाउंट में दो तरह की कीज़ होती हैं, दो चाबी होती है, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। तो जब वो मैसेज भेजता है तो उसमें उसकी प्राइवेट की भी यूज़ होती है, पब्लिक की भी यूज़ होती है। तो लेजर में लिखा जाता है, जो रिसिपिएंट है उसकी जो पब्लिक की होती है वो लिखी जाती है, और यहाँ पर जो रामू की साइड से इन्फॉर्मेशन है, एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, वो भी लिखी जाती है ताकि एक वेरीफाई हो सके कि एक ट्रांजैक्शन हुई है और उसको कोई कॉपी ना कर ले। और ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे एनक्रिप्टेड कोड बना दिया, हर ट्रांजैक्शन में वही यूज़ हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन में नया एक जो एनक्रिप्टेड कोड बनता है, तो इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये हम क्यों कहते हैं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अभी देखो, जो मैंने आपको एक बहुत ही बड़े लेजर की बात बताई थी जहाँ पर रामू शामू जैसी अनगिनत कितनी सारी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस लेजर में लिख दी जाती है। उसके बारे में आपको बताने से पहले बिटकॉइन के कुछ और फीचर हैं वो बता देता हूँ। फिर अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है आपको, पहले ये बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है। पहले देखो फीचर्स क्या है बिटकॉइन के। पहली बात,
जैसे हमने डिस्कस कर लिया, बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो किसी बैंक या किसी सरकार से जुड़ी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन रुपी है, वो किससे जुड़ा हुआ है, आरबीआई से जुड़ा हुआ है, आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। अब जो बिटकॉइन है किसी भी सरकार या किसी भी बैंक से नहीं जुड़ी हुई, तो मतलब कि जो यूज़र्स हैं वो एनोनिमसली अपना जो पैसा है वो स्पेंड कर सकते हैं, जो बिटकॉइन है ऑफ कोर्स वो स्पेंड कर सकते हैं। और बिटकॉइन एक काफ़ी हद तक, मान लो आप, एक ऑनलाइन वर्जन है कैश का। आप बिटकॉइन से, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी ऑनलाइन, वहाँ पे वेरियस चीज़ें खरीद सकते हो आप। आपको अगर कोई हार्डवेयर खरीदना है वो खरीद सकते हो, पेंट, खाने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन बिटकॉइन से खरीदी जा सकती है, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं वहाँ पर बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं होता। इंडिया में तो खैर ना के बराबर ही है। यूएस में इक्का दुक्का शॉप्स कहीं आपको दिखेंगी जहाँ पर बिटकॉइन वो एक्सेप्ट करते हैं, बट धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और उसके अलावा देखिए, जैसे मैंने आपको बात कही थी, कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करता। सो नो वन कंट्रोल्स बिटकॉइन। कोई ऐसा नहीं, कोई एक सिंपल कोई एक इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली बिटकॉइन नेटवर्क जो है वो बिटकॉइन को कंट्रोल करता है। बिटकॉइन नेटवर्क आम लोगों से बना है जो बिटकॉइन को यूज़ करते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट कोई भी बन सकता है, आप, मैं, कोई भी बन सकते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क को समझने के लिए हमको समझना होगा कि बिटकॉइन लेजर क्या है, उसी के बाद हम बिटकॉइन में जो माइनिंग होती है वो भी समझ पाएंगे। बिटकॉइन पब्लिक लेजर, इस पब्लिक लेजर की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि बिटकॉइन की शुरुआत से लेकर अब तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं दुनिया में, चाहे रामू शामू की हो, जोनाथन और जेम्स की हो, या जापान में हो, किसी की कहीं भी हो, उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है इस पब्लिक लेजर में। और पब्लिक लेजर जो है ये मेंटेन कौन करते हैं उसके बारे में भी पहले बात करते हैं। पहले तो ये देख लो कि ऑल कन्फर्म ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिटकॉइंस क्रिएशन आर स्टोर्ड इन अ पब्लिक लेजर। और अब आप सोच रहे हो कि अच्छा, इतना सारा इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है डेटा, इसका साइज़ कितना होगा। देखो, जान के आप हैरान हो जाओगे, बट 2016 के अंत तक जो माना जाता है इसका साइज़ है अराउंड 107 गीगाबाइट्स। अब आप में से कुछ लोग हंस पड़ोगे, कहोगे कि 107 गीगाबाइट्स, इससे ज़्यादा तो मेरे कंप्यूटर में मूवी स्टोर्ड हैं, इतना कम। मगर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड्स होते हैं पर ट्रांजैक्शन, उसमें बस यही चीज़ें होती हैं कि अकाउंट नंबर्स क्या हैं और कितने बिटकॉइंस का लेन देन हुआ था, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी मिलियंस ट्रांजैक्शंस हो रखी होंगी, तो जाकर 107 गीगाबाइट का स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब यहाँ पे आपने देखो ब्लॉकचेन के बारे में भी बहुत बार सुना होगा बिटकॉइन से रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दो। दिस कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, देखो एक जैसे मान लो पेज है, वहाँ पर आपने खूब सारी ट्रांजैक्शन के बारे में लिख दिया 50, 60, 70, फिर ये पेज भर गया, फिर एक और पेज आपने कर लिया, एक और पेज आपने कर लिया, तो इसको आप मान लो ये ब्लॉक्स हैं। और ये खूब सारे पेज अगर हम बना लें यहाँ पे, तो ये एक ब्लॉक चेन बन जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, दिस कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज केप्ट इन अ ब्लॉक चेन विच इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अभी देखो बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर वो आया कहाँ से, क्योंकि वहीं से आप समझ पाओगे आज जो उसने रूप ले लिया है वो क्यों है। देखो 1 नवंबर 2008 को क्या था, एक फोरम था ऑनलाइन, और वहाँ पर लोग बात कर रहे थे एक डिजिटल करेंसी के बारे में। उसी वक्त इस डेट को सातोशी नाकामोटो नाम का एक यूज़र आया और उसने एक प्लान लोगों के सामने रखा कि एक नई डिजिटल करेंसी बनाते हैं बिटकॉइन के नाम से। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि सतोशी नाकामोटो नाम का कोई आदमी है या नहीं है, किसी को नहीं पता, क्योंकि रियल लाइफ में किसी को नहीं पता कि ये कौन था, कहाँ से आया, या इसका नाम सतोशी नाकामोटो था भी, या ये जापान का था, या कहाँ का था, नो वन नोज़। बस लोगों को ये पता है कि इसका एक सुडोनिम था। और अगर आप कहीं पर सर्च करोगे कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बिटकॉइन, तो आंसर ये आ जाएगा, सतोशी नाकामोटो। बट ये एक आदमी कौन था किसी को नहीं पता। मगर इन्होंने ये जो आइडिया है कि एक नई डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, बिटकॉइन जैसी करेंसी होनी चाहिए, ये दुनिया को दे दिया। और वहाँ पर कई लोगों के साथ मिलकर इन्होंने जो पहली जो 50 ब्लॉकचेन थी उस पर भी काम किया। और आज भी अगर आप जो पब्लिक लेजर है बिटकॉइन का, उसके जो शुरुआती कुछ पेजेस पर जाओगे तो आपको वो लेजर्स दिखेंगे जो सतोशी नाकामोटो ने बनाए थे। और ये वैसे 1 साल तक ही एक्टिव रहे थे,
आई थिंक 9 या 10 के आसपास सतोशी नाकामोटो की जो प्रोफाइल थी वो इनएक्टिव हो गई, इन्होंने ईमेल्स का जवाब देना बंद कर दिया और तब से किसी को पता नहीं है ये कहाँ पे गए। बिटकॉइन के जो पिता थे वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि ये जो नाकामोटो का जो आइडिया है ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। इससे पहले भी बहुत समय से जैसी इंटरनेट ने जन्म लिया और आम आदमी के पास एक्सेसिबल हो गया, एटलीस्ट इन द इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड वर्ल्ड, एक डिजिटल करेंसी का जो आइडिया है लोगों के दिमाग में था। क्योंकि एक डिजिटल करेंसी क्या थी कि वो सरकार से अलग है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते और वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। और उसके अलावा ये लोग वैसे भी कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे। सो ये एक आप कह सकते हो दिस वॉज द क्रेडल ऑफ बिटकॉइन। अब क्या सतोशी नाकामोटो से पहले किसी ने कोई डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश नहीं की थी? नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने की थी। मगर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज सबके सामने ये था कि डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप एक डिजिटल करेंसी बनाओगे जो बेसिकली बनी किससे है, डेटा से ही बनी है ना, तो ये चांस काफ़ी हद तक हाई था कि कोई उसको कॉपी पेस्ट करके या फिर उसकी डुप्लीकेट सी कॉपी बनाकर उसको 2 बार खर्च कर सकता है और उससे एक बहुत ही ख़राब इम्बैलेंस बन जाएगा और ओवरऑल वो करेंसी काम नहीं करेगी। इसका एक कन्वेंशनल जो आंसर था, कुछ लोगों ने ये बनाया कि एक बहुत ही बड़ा लेजर बनाते हैं जो एक थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल करेगी और उस लेजर में सारी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी लिस्ट होगी। आइडिया काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल घूम फिर के लोग कह रहे थे बात तो एक ही होगी ना कि एक थर्ड पार्टी है, एक अलग से इंस्टीट्यूशन होगा जो लेजर को कंट्रोल करेगा। तो हम घूम फिर के वापस पावर की सेंट्रलाइजेशन पे आ गए। यहाँ पे करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हुई, यहाँ पर नाकामोटो ने अपना जो जीनियस माइंड है वो दिखाया। अब यहाँ पर सतोशी नाकामोटो ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से एक थर्ड पार्टी होगी जो लेजर को संभालेगी। उन्होंने कहा लेजर पब्लिक होगा, तभी तो जाके डिसेंट्रलाइजेशन होगी प्रॉपर, जो वो करना चाहते हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, एक पब्लिक आपने बना तो दी एक लेजर, मगर लोग उसको मेंटेन कैसे करेंगे? तो वहाँ पर नाकामोटो ने आइडिया दिया कि लोगों को हम कहेंगे कि अपने सीपीयू की जो पावर है वो कंट्रीब्यूट करो और उस पूरे लेजर को मेंटेन करने में मदद करो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लोग ये भी कर देंगे कि लेजर को मेंटेन करना है तो लोग अपनी सीपीयू की पावर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग मिलके, वो बताऊंगा आपको, माइनिंग करेंगे वो, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि उसके बदले उनको क्या मिलेगा? तो वहाँ पर नाकामोटो ने कहा कि उसके बदले में जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उस जाइगेंटिक पब्लिक लेजर को मेंटेन करने में, उनको उसके बदले नई करेंसी बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ माइनर्स, कि बिटकॉइंस में जो माइनर्स होते हैं वो कौन होते हैं और बिटकॉइन माइन कैसे किए जाते हैं। बिटकॉइन माइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि एक बहुत ही बड़ा पब्लिक लेजर है जो पूरे बिटकॉइन की बैकबोन है। उसको मेंटेन करने के लिए एक आपको नेटवर्क चाहिए बहुत सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, तो उनको लालच क्या मिलेगा कि वो कंट्रीब्यूट क्यों करें, वो क्यों अपना इतना सारा समय दें, इतना सारे रिसोर्सेज दें उस लेजर को मेंटेन करने के लिए? इसका आंसर है कि उनको रिवॉर्ड में, इनाम में बिटकॉइन मिलता है। तो अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लेजर में मेंटेन करने के लिए इतना कुछ क्या होता है? बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मैं हूँ, मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 बिटकॉइन है, ठीक है। तो मैं अब एक टाइम में क्या करता हूँ कि 2 लोगों को पेमेंट कर देता हूँ 100 बिटकॉइन की। एक ए को कर देता हूँ, एक बी को कर देता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन में क्या होता है, अकाउंट नंबर लिखा जाता है, कितनी पेमेंट करिए वो लिखा जाता है, मगर टाइम लिखा नहीं आता। तो अब दोनों के मैसेज पहुँचेंगे बिटकॉइन के नेटवर्क पे। वहाँ पर जो लेजर में जिसकी एंट्री होगी वो डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कौन सा आया था। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेजर को मेंटेन करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो इसी को मेंटेन करने के लिए लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब कंट्रीब्यूशन कैसे देते हैं? वो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। पहली बात तो उनका अपना भी स्वार्थ होता है, उनको पता होता है कि अगर हम लेजर को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूशन देंगे तो उसके बदले में हमको इनाम में बिटकॉइन मिलेंगे, ठीक है। तो कई लोगों ने अपना करियर ही बना लिया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, मेंटेनेंस में होता क्या है? बेसिकली वो अपने सीपीयू में एक बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। और वो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर क्या करता है, सीपीयू की पावर को यूज़ करके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके एक एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है लेजर को,
जिससे लेजर को मदद मिलती है जो भी डिसीजन लेने हैं उसको विद रिगार्ड्स टू जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है उसको तरीके से आगे वो चलता रहे, वो सॉल्व करने में। ठीक है, तो बेसिकली लोग पावर प्रोवाइड कर रहे हैं उस लेजर को और उसके बदले उनको और बिटकॉइन मिल रहे हैं। तो लोगों ने इसका एक पूरा एक इंडस्ट्री सी बना ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे लोग भी हैं खूब सारे, उन्होंने हैवी ड्यूटी सीपीयू बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे जैसा आदमी है, मैं एक बहुत ही नॉर्मल एवरेज सा एक सीपीयू यूज़ करता हूँ, i5, और कोई ढंग का कोई जीपीयू भी नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं ये बिटकॉइन माइनिंग करनी शुरू कर दूँ तो मेरे सीपीयू में इतनी पावर ही नहीं होगी कि इतने सारी इक्वेशन मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूँ और उस लेजर के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो अगर मैं सारे महीने भी लगा रहा हूँ अपने पीसी पे और माइनिंग करता रहूँ उससे, तो मुझे बस आई थिंक 100 या 200 रुपये मिलेंगे एक महीने में, शायद उतने भी ना मिले। तो इट इज़ नथिंग। मगर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, वो हैवी ड्यूटी सीपीयू बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं 4 4 5 5, और कई तो बहुत ही बड़े प्लेयर्स होते हैं, इन्होंने पूरा हॉल ही यहाँ पे खरीद रखा है और वहाँ पे अपने पूरे सीपीयूज डाल रखे हैं, और हर एक सीपीयू अपने आप में सुपर पावरफुल है। तो वो बहुत ही एक तेज़ी से बहुत सारे मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं, और वापस जो लेजर है वहाँ तक वो भेजी जा रही है। और जैसे जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है लेजर जो भी फेस कर रहा है, जो उसको डिसीजन मेकिंग करनी है, वो जैसे ही वो करता है, जो भी आदमी सबसे पहले जो उस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको बिटकॉइन का इनाम मिल जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा पैसे को बनाता है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ लो। सो ये तो हो गया बिटकॉइन माइनिंग का सारा फंडा। अब बिटकॉइन किसी को पाने हैं तो वो कैसे पा सकता है? पहली बात, आप बिटकॉइन खरीद सकते हो असली पैसे से। अभी एक जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है $1900। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन पूरा का पूरा है उसी को ही आपको खर्चना होगा। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन किसी स्टोर पे गए, वहाँ पे आपको $500 की कोई चीज़ दिख गई, तो आप कहोगे एक बिटकॉइन तो यहाँ पे $1900 का होता है, मैं $500 कैसे पे करूँगा? तो आप एक जो भी फ्रैक्शन बनेगा उस बिटकॉइन का वो आप पे कर दोगे उसको। ठीक है, उस टाइम के जो भी एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से। तो पहली बात तो आप रियल मनी से बाय कर सकते हो बिटकॉइन चाहो तो। दूसरी बात, आप ये बेच सकते हो, अगर आप कोई भी आपके पास सर्विस अगर आप कोई प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप एक बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, या आप बहुत ही अच्छे कोई प्रोग्रामर हो, या आप कोई आपके पास चीज़ है जो आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, किताबें, कुछ भी हो सकता है, तो आप वो बेच सकते हो बिटकॉइन के बदले। लोग वो भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं बिटकॉइन के बदले, तो वो भी एक बिटकॉइन माइनिंग का तरीका है। फाइनली आप, जैसे मैंने आपको बताया था, माइनिंग शुरू कर दो। एक बढ़िया सा कंप्यूटर बनाओ अपना, एक उसको कहते हैं बिटकॉइन रिग, और खूब सारे उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह डालो। कुछ आई थिंक 5 लाख से 10 लाख के बीच के आसपास का खर्चा आएगा, और आपके पास एक बिटकॉइन बनाने का एक सीपीयू तैयार हो जाएगा, वहाँ से भी आप बना सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं बिटकॉइन पाने के। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बिटकॉइन को वैल्यू कहाँ से मिलती है, कि अचानक से लोग इतना विश्वास कर रहे हैं। एक कोई एनोनिमस सा आदमी आ जाता है जिसका कोई अता पता भी नहीं पता, लोगों को अजीब सा जापानीज़ नाम है उसका, वो लोगों को आइडिया देता है, लोग आइडिया अडॉप्ट कर लेते हैं, और आज के टाइम में बिटकॉइन छाया हुआ है $1900 का है। देखो यहाँ पर जो इसका आंसर है बहुत ही सरल है, कि अगर आप इंसान का इतिहास देखो ना, तो जहाँ भी हमको कोई ऐसी चीज़ मिली है जो रेयर है, जिसका एक सर्टन एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको करेंसी बना लेते हैं। अगर बहुत सारे लोग एग्री करें कि हाँ हम इसको करेंसी मानेंगे, ठीक है, इससे लेन देन करके हम रिसोर्सेज आपस में खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो एस्टेक सिविलाइजेशन थी, जो आज के टाइम में सदर्न अमेरिका है, वहाँ पे एस्टेक सिविलाइजेशन थी एक ज़माने में। वो जो कोकोआ बीन्स होते हैं जिससे चॉकलेट बनती है, उसको वो करेंसी के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है, और उसके अलावा आपको भी पता है कि जो गोल्ड है, डायमंड्स है, वो भी एक तरीके से बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें हैं, जबकि उनका कोई यूज़ है नहीं, सिवाय किसी को मारने के, मतलब दूर से फेंक सकते हो आप किसी पर, उसके अलावा वैसे कुछ यूज़ है नहीं। बट स्टिल हम मानते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है। तो बिटकॉइन का भी यही है, लोगों का फेथ है कि ये इसकी इतनी वैल्यू है, और तभी लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और इसके बदले रिसोर्सेज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और एक पूरी इकोनॉमी चल रही है। इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स इसका आंसर नहीं है, बहुत ही सिंपल सरल सा आंसर है।
अच्छा, बिटकॉइन रिसेंटली 60% तक ऊपर क्यों चला गया, उसकी जो वैल्यू है इतनी क्यों उड़ गई? देखिए, एक उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि जापान ने एक लॉ पास कर दिया जिससे जो बिटकॉइन है वो एक लीगल पेमेंट मेथड बन चुका है जापान में, ठीक है। तो इससे जापान जैसी एक बड़ी इकोनॉमी, एक एडवांस कंट्री अगर ये कदम उठाती है तो सीधी सी बात है बाकी देश भी सोचेंगे कि ठीक है शायद बिटकॉइन आ ही चुका है और इवेंचुअली आज नहीं तो कल हमको इसके लिए दरवाजे खोलने ही होंगे। सो और उसके अलावा रशिया में भी बात चल रही है कि शायद वो भी इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढे। तो बेसिकली बिटकॉइन के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, सरकारें रेडी हो रही हैं कि ठीक है इसको भी एक लीगल पेमेंट मेथड बना दिया जाए, इसको भी मेन स्ट्रीम में ढाला जाए, ठीक है। और जापान के बारे में ये भी याद रख लीजिएगा कि जापान ने जो ये लॉ पास किया है उसके बाद जापान लार्जेस्ट बिटकॉइन मार्केट बन गया है दुनिया की। अभी आपको बताइए होगा कि रिसेंटली बिटकॉइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि एक रैंसमवेयर था वोनाक्राई के नाम से, उसने दुनिया भर में बहुत तबाही मचाई। कई लाखों कंप्यूटर्स को उसने, उसका जो डेटा था कंप्यूटर्स का वो उसने एनक्रिप्ट कर दिया और फिर फिरौती मांगी उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो फिरौती थी वो सिर्फ बिटकॉइन में ले रहे थे और कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई क्योंकि हर किसी के पास बिटकॉइन था नहीं, तो लोग अपने डॉलर्स, रुपीज़ या जो भी उनके पास करेंसी थी उसको पहले बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर जाके वो पेमेंट कर रहे थे। तो दैट वाज अ बिग बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो हैकर्स ने इतनी सारी फिरौती वसूल कर ली है तो क्या हम उनको कभी ट्रेस नहीं कर पाएंगे, वो बस बच जाएंगे? क्या सही में बिटकॉइन एनोनिमस है, मतलब कि जो भी यूज़ कर रहा है वगैरह उसको उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते? देखिए, कुछ एक सर्टन पॉइंट तक हाँ एनोनिमस ही है। आप ये तो पता नहीं कर सकते कि जो अकाउंट ओनर्स हैं वो कौन है, मगर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इवेंचुअली कौन है उस अकाउंट के वो तब पता कर लेंगे जब वो अपने अकाउंट से पैसे बाहर निकालते हैं, एक रेगुलर करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मान लो जिन लोगों के पास बिटकॉइन है, या तो अगर सारी उम्र वो बिटकॉइन खर्च रहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर वो अपने बिटकॉइन को किसी डॉलर में या किसी और यूरो वगैरह में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो चांसेस है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन जो हैकर्स हैं उनको पकड़ लेंगी, ठीक है। अब देखिए, कुछ एडवांटेज और जो डिसएडवांटेज है बिटकॉइन के उस पर नज़र डालते हैं। पहली बात तो अगर आपको दुनिया में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाने हैं जल्दी से जल्दी विद द लोवेस्ट कॉस्ट, आपको जो फीस पे करनी है सबसे लोएस्ट होगी, वो बिटकॉइन के थ्रू हो सकती है, ठीक है। किसी भी समय आप कर सकते हो, तो उस मामले में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर उसके अलावा देखिए, आप बिटकॉइन में कंप्लीट कंट्रोल है आपका अपने पैसे पे, कोई एक अलग से अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रोल कर रही है कि आपके पैसे के साथ क्या होगा, अब वो लीगल टेंडर रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिटकॉइन है, आपके पास रहेगा, ठीक है। फाइनली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको बताया था, एक बहुत बड़ी लेजर है, उसके थ्रू हम जो भी हमारी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हैं उस पर नज़र रख सकते हैं, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। तो उससे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक एनहेंस होती है। सो दीज थ्री आर द प्राइम एडवांटेजेस ऑफ बिटकॉइन। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखो, डिसएडवांटेजेस में काफ़ी सारे हैं। पहले तो ये है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बिटकॉइन के बारे में। तो उससे एक बहुत ही एक सी लिमिटेशंस होती है कि कितना लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में ये आपको पता है ऑलमोस्ट जो जो भी इंटरनेट यूज़र्स हैं उसमें उनमें से 90% लोगों को बिटकॉइन कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर उसके अलावा बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी अचानक से $1900 चल रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल कुछ पता नहीं होता, कुछ अगर हो जाता है, कोई ग्लोबल कोई सिनेरियो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से बिटकॉइन की जो वैल्यू है बहुत तेज़ी से गिर भी सकती है, ठीक है। और उसकी एक सर्टन लिमिट है 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। तो ये भी है कि इवेंचुअली जो है ये जो डिमांड और सप्लाई है ये एक टाइम पे आके चोक कर जाएगी, एक टाइम पे आके दोनों मिलेंगी और जो जितनी सप्लाई है बिटकॉइन की वो डिमांड को मीट नहीं कर पाएगी। सो वॉलेटिलिटी एक बहुत ही बड़ा इशू है बिटकॉइन को लेकर। फाइनली बिटकॉइन अभी भी एक इन्फेंसी स्टेज पे, अभी देखना है कि बहुत कुछ हो सकता है इस क्रिप्टो करेंसी के साथ। काफ़ी सारे हमको सरप्राइजेस देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिख सकती हैं जो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कई लोग इसको एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं कि देखते हैं इसको 10 साल तक चलता है या नहीं चलता, या उसके बाद क्या ये परफॉर्मेंस दिखाता है। यहाँ पर देखिए कुछ कोट्स है ऑन बिटकॉइन बाय सम फेमस CEOs और को फाउंडर्स ऑफ मेजर कंपनीज। देखिए, ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका बहुत ही नेगेटिव व्यू है बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है
और उसके अलावा अभी बिटकॉइन को बहुत कुछ प्रूव करना है, अभी टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो इसको सहना है, तभी हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन अच्छा है या नहीं है। खैर, एरिक स्मिथ जो सीईओ थे गूगल के एक समय में, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन एक रिमार्केबल क्रिप्टोग्राफिक अचीवमेंट है, और ओवरऑल उन्होंने कहा था कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है और दुनिया को एक पॉजिटिव इफेक्ट ये देगी। उसके अलावा पीटर थेल जो पेपैल के को फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो मानते हैं कि पेपैल में शक्ति है कि वो दुनिया को चेंज कर सकता है, क्योंकि देखिए ये जो आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करेंसी, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो दुनिया में जो वॉलेटिलिटी है मार्केट्स को लेकर, और जिस तरीके से बैंक्स काफ़ी बार लोगों के पैसे को लेकर बस खेल देते हैं, जो उनका मन करता है वो कर देते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लोगों की परमिशन चाहिए होगी करेंसी के साथ वो जो करना चाहते हैं वो करने से पहले। सो बिटकॉइन एक वैसे सोच विचार में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट अभी देखना है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। बट इस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, इसकी हिस्ट्री से लेकर इसकी फंक्शनिंग से लेकर, और मैं नहीं मानता कि आपको इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कि बिटकॉइन है क्या और कैसे वो फंक्शन कैसे करता है, इससे बढ़िया आपको मिल पाएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए इस वीडियो का।